नमस्कार दोस्तों, जब भी आप पैसे कमाते हो तो अपनी नीड्स पूरी होने के बावजूद आपके पास पैसे बच जाते हैं जिन्हें आप घर पर रखने की जगह बैंक में जमा कराते हो। इसके दो कारण हैं। पहला, बैंक में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, बैंक्स इन पैसों पर एक निश्चित मात्रा में ब्याज देता है। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई आपके प्रॉफिट की बात। लेकिन अगर हम एक बैंक के नज़र से देखें तो बैंक आपके पैसों को सुरक्षित भी रखता है, साथ ही में इन पैसों पर एक निश्चित मात्रा में ब्याज भी देता है। बैंक्स को चलाने के लिए उसके एम्प्लॉइज को भी सैलरी देनी पड़ती है। बैंक्स के लाइट या फिर मैनेजमेंट पर भी काफ़ी पैसा खर्च आता है। और जब भी किसी प्राइवेट बैंक का लाइसेंस लेना होता है तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए की पूंजी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बैंक्स इतना झंझट क्यों करते हैं? इतना खर्चा करने के बावजूद भी बैंक अपना प्रॉफिट कैसे बनाता है? बैंक्स हमारे द्वारा जमा कराए गए पैसों का क्या करते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बैंक्स के रिवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है इंटरेस्ट। जिन लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसे हैं वो इन पैसों को बैंक में जमा कराते हैं और बैंक उन्हें एक निश्चित मात्रा में ब्याज देता है। इन पैसों को बैंक जिस व्यक्ति को पैसों की जरूरत है उसे लोन के रूप में दे देता है और उससे एक निश्चित मात्रा में ब्याज लेता है। तो जो बैंक को ब्याज मिला और जो बैंक ने ब्याज दिया, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं और उसके बाद में जो हमारे पास में अमाउंट बचता है, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। और कुछ इसी तरीके से काम करते हैं हमारे बैंक्स। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई बैंक है जिसमें एक कस्टमर है और वो कस्टमर 4% की दर से उस बैंक में 100 रुपये जमा कराता है। बैंक वाले इन 100 रुपये को किसी दूसरे कस्टमर को लोन दे देते हैं 8% की दर से। और साल के अंत में जब बैंक को 8% की दर वाला लोन फिर से वापस मिलता है तो इनको 108 रुपये मिलते हैं। और इन 108 रुपये में से ये 104 रुपये पहले कस्टमर को 4% की दर से वापस दे देते हैं और जो बीच में 4 रुपये बचते हैं ये बैंक का खुद का प्रॉफिट होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि यदि फर्स्ट कस्टमर को 1 साल से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाए और वो पैसे निकालने के लिए बैंक के पास में चला जाए, लेकिन बैंक ने तो उन 100 रुपये को किसी अन्य व्यक्ति को लोन के रूप में दे रखा है, तो फिर क्या होगा? लेकिन दोस्तों, जनरली बैंक के सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आती है क्योंकि बैंक के पास में एक कस्टमर तो होता नहीं है, हजारों की संख्या में कस्टमर्स होते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि सभी कस्टमर्स एक साथ पैसे निकालने नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज एज्यूम कीजिए दोस्तों कि यदि मार्केट में कोई गलत खबर फैल जाए और बड़ी मात्रा में लोग पैसे निकालने बैंक के पास में आ जाए तो बैंक क्या करेगा? तो दोस्तों, इसके लिए हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक दो सिस्टम बना रखे हैं जिसमें पहला है कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR। CRR का मतलब होता है कि बैंकों के पास में जितनी भी जमा पूंजी है उसका कुछ प्रतिशत बैंक RBI के पास में जमा करवाएंगे और ये प्रतिशत कितना होगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल दर साल तय करता है और वर्तमान में ये प्रतिशत 4.5% है। यानी किसी बैंक के पास में यदि कुल जमा पूंजी 100 रुपये है तो उसमें से उसे 4.5 रुपये RBI के पास में जमा करवाने होते हैं। इसी की तरह एक और होता है SLR। SLR का मतलब होता है कि बैंक अपनी जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत अपने पास रिजर्व के रूप में रखेंगे। यह गोल्ड के रूप में हो सकता है, यह कैश के रूप में हो सकता है या फिर एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है। और SLR की वर्तमान में जो दर है वो 18% है। यानी किसी बैंक के पास में कुल जमा पूंजी 100 रुपये है तो उसमें से 18 रुपये बैंक को अपने पास में रखना पड़ेगा। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो बैंक को 18 रुपये तो SLR के रूप में अपने पास में रखना पड़ेगा और 4-4.5 रुपये बैंक को CRR के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा कराना होगा। यानी टोटल ये 22 रुपये के लगभग हो गया। तो 100 रुपये में से 22 रुपये ऐसे हैं जिन्हें बैंक लोन के रूप में नहीं दे सकते और इन पैसों के अलावा ही बैंक अन्य पैसों को लोन दे सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यदि बैंक के पास में करप्ट होने की या फिर बैंक रन होने की कगार पर हो तो इस बैंक को कुछ निश्चित अमाउंट हमारे पास में हो जिससे उस समय आने वाले ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके। दोस्तों, बैंक की इनकम का दूसरा सोर्स है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब भी आप पैसे किसी बैंक में जमा कराते हो तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक
उन पैसों को एक तिजोरी में भर करके रख देगा। इससे न तो आपका फायदा होगा और न बैंक का फायदा होगा। इसलिए बैंक्स इन पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वो सोने के रूप में इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर पीएसयू के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन इन्वेस्टमेंट से उनको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो बैंक की इनकम होती है। दोस्तों, बैंक की इनकम का तीसरा सोर्स है फीस एंड चार्जेस, क्योंकि बैंक इन्वेस्टमेंट के अलावा भी समय समय पर कई तरह के फीस एंड चार्जेस लेता है। जैसे मिनिमम बैलेंस अकाउंट, यानी यदि आपके खाते में एक निश्चित मात्रा में पैसे नहीं है तो उन पैसों को पर बैंक पेनल्टी या फिर चार्ज लगाता है। यदि आपने एसएमएस अलर्ट की सुविधा ले रखी है, यानी आपके खाते पे किसी भी तरह का यदि ट्रांजैक्शन होता है और उसकी सूचना आपको मोबाइल पर एसएमएस के रूप में चाहिए, तो उसके लिए बैंक एसएमएस अलर्ट चार्जेस लेता है। और तीसरा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो उस पर भी बैंक कुछ चार्जेस या कुछ फीसेस लगाते हैं। और बाकी जब आप बैंक की किसी भी तरह की सर्विसेज यूज करते हैं तो उस पर भी बैंक काफ़ी चार्जेस और फीस लगाते हैं। ये तो हुई बैंक की इनकम, लेकिन इसके साथ में बैंक्स के काफ़ी खर्चे भी होते हैं। और बैंक का सबसे बड़ा खर्चा होता है एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में, क्योंकि जो भी पैसे बैंक कमाता है उसमें से 20 से 30% पैसे तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में ही चले जाते हैं। इसके अलावा बैंक्स अपनी बिल्डिंग और बैंक्स में जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, इन सभी की जो भी फीसेस लगती हैं, जो भी इनके बिल आते हैं, उनको बैंक को भुगतान करना पड़ता है। और साथ ही में बिल्डिंग के मैनेजमेंट पर जितने भी पैसे खर्च होते हैं उनको बैंक भुगतान करता है। और इस तरीके से यदि बैंक जितनी भी इनकम कमाता है और बैंक जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है या फिर उसके मैनेजमेंट में जितने भी पैसे खर्च होते हैं, इन सब का अगर हम डिफरेंस देखें और वो डिफरेंस यदि पॉजिटिव है तो वह बैंक की रियल इनकम है। लेकिन इसके साथ में बैंक्स के सामने कुछ चैलेंजेस, कुछ रिस्क भी होती है। जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया और वो लोन वापस नहीं लौटाए, और इस तरह के लोन्स को बेड लोन कहा जाता है। और जब ये बेड लोन 90 दिनों से अधिक की अवधि पार कर देते हैं तो बैंक इनको एनपीए घोषित करता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। और किसी भी अमाउंट को एनपीए घोषित करने का मतलब है कि इनके वापस आने की संभावना न के बराबर होती हैं। और जब किसी भी बैंक का एनपीए का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 7 से 8% के लगभग चला जाता है, तो वो बैंक काफ़ी बड़ी रिस्क में आ जाता है, करप्ट होने की कगार पर आ जाता है। और हमें हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं जिनमें एनपीए बढ़ने की वजह से वो बैंक करप्ट हो गए, बैंक रन हो गए। तो दोस्तों, ये था बैंक का बिजनेस मॉडल कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं, आपके पैसों का बैंक क्या करता है, किस तरह से आपको ब्याज देता है, और इतना खर्चा करने के बावजूद भी बैंक प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह के वीडियोस आप और किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।